नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी फिर दुनिया की भी, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वर्ल्ड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खास बुलेटिन को, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया को। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो चलिए अब आपको बता दें कि बुलेटिन में क्या कुछ रहेगा खास। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली आतंकी हमले की। जी हां, जहां पर एनआईए को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एक के बाद एक सारे तार खंगाले जा रहे हैं, सारे कनेक्शंस को जोड़ा जा रहा है और जो उनको लगता है जिसको गिरफ्तार करना है उसको पकड़ा जा रहा है, धर दबोचा जा रहा है। और देशव्यापी ये पूरी मुहिम जो है, आप समझ लीजिए तमाम एजेंसियां, पुलिस फोर्स, आर्मी, हर तरफ से ये प्रयाग किया जा रहा है कि भाई प्रयोग कि जल्द से जल्द जो है लोगों को पकड़ा जाए जो कि इसके दोषी हैं। अब एनआईए ने आतंकी हमले के एक और आरोपी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर जो इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये खबर के बारे में तो आपको हम बताएंगे ही। दूसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही ध्वजारोहण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे, दर्शन भी आपको कराएंगे, राम मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरी खबर का भी रुख करेंगे। तीसरी खबर में बात राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की भी करेंगे, जिससे हुआ यह है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप भी समझते होंगे दिल्ली एनसीआर में कितना ज्यादा यहां पर प्रदूषण है, कितना ज्यादा यहां पर धुआं है। आदत सी बन गई है, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होना एक आम परेशानी है यहां पर रहने वाले शहरी निवासियों के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली जो आखिरी खबर है उसमें हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिन्हें बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने गंभीर आरोपों को सही ठहराते हुए उन्हें फांसी तक की सजा सुना दी है। यानी कि अब उनको होगी फांसी, ये वहां के कोर्ट के अनुसार, और इसको चुनौती देने का भी अधिकार दिया है। लेकिन आप दूर रह के चुनौती नहीं दे सकते, आपको आना होगा चुनौती देने के लिए। यानी कि पूरा फंसाने का प्लान बनाया गया है और शेख हसीना कह भी इसे रही है कि एक राजनीति से प्रेरित फैसले के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और रुक करते हैं पहली खबर का। देखिए, दिल्ली में हुए लाल किले आतंकी हमले की जांच कर रहे एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दानिश पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता करने के आरोप हैं। जांच से पता चला है कि जसीर से कथित तौर पर ड्रोन में बदलाव करके और घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश थी। ऐसा करके उसने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता की है। जिस कार बम विस्फोट में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और 32 लोग घायल हो गए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड का यह रहने वाला है। आरोपी इस हमले का सक्रिय सह षड्यंत्रकारी भी था और उसने आतंकवादी उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाई थी। यानी साथ में यह भी था, प्लानिंग में यह भी शामिल था। अब एनआईए बम विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर जांच कर भी रही है। आतंकवाद रोधी एजेंसी की कई टीमें ब्लास्ट से जुड़े सुरागों का पता लगा रही हैं और आतंकी हमले में शामिल हर आरोपी की पहचान के लिए राज्यों में छापेमारी भी की जा रही है। यानी कि छापेमारी का दौर भी जारी है और लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। और एक के बाद एक आपने देखा तफ्तीश कैसे आगे बढ़ी, क्योंकि सबसे पहले जब ये ब्लास्ट हुआ था तो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। सबसे पहले ऑन ग्राउंड जाके इंडिया डेली ने उसको कवर भी किया था। और अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस पर और जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी रमन सैनी का। जम्मू कश्मीर में क्या घट रहा है और इसी खबर को लेकर और जानकारी क्या है, इसके बारे में जानने के लिए रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, ये क्या अपडेट है जसीर को लेकर, यानी एक और नाम? अब तक मुझे जैसा समझ में आ रहा है यहां पर इतने ज्यादा नाम आ गए हैं, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं कि भाई इस पर एक किताब भी लिखी जाए तो वो भी कम होगा। इतने ज्यादा षड्यंत्रकारी इसमें शामिल होते जा रहे हैं, कहां कहां छापे, कहां कहां से सुराग, ये कितनी लंबी ये कड़ियां जुड़ती जाएंगी, कहां तक जाएंगी रमन?
जी हाँ, बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और देशव्यापी कॉन्स्पिरेसी, देश को दहलाने की साजिश जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से रचाई गई थी और इसके लिए बाकायदा वाइट कॉलर डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल है उसको खड़ा किया गया था। और इसी के चलते जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के लाल किला में 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ और उसकी जाँच जो है वो NIA ने अपने हाथों में ली है, तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि NIA एक एक कर उन सभी कड़ियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले दिन हमने देखा कि आमिर राशिद अली को जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है। ये वो व्यक्ति है जिसके नाम पर I-20 गाड़ी, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी हमले करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई थी, वही I-20 गाड़ी, उसे गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी उसी के नाम पर थी। और उसके बाद अब दूसरा नाम जो है वो जाशिर बिलाल वानी का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। इसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। ये कुलगांव के काजी कुंड का रहने वाला है और ये भी बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरीके से ड्रोन में बदलाव कर ड्रोन को एक आत्मघाती हमले के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही थी। साथ ही साथ में रॉकेट लॉन्चर्स को भी मॉडिफाई कर हमला करने की साजिश जो थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 6 तारीख का जो समय इन्होंने निर्धारित किया था कि 6 दिसंबर को देशव्यापी बड़े जो है वो हमले किए जाएंगे और सीरियल ब्लास्ट जो है वो कराने की योजना बनाई गई थी। इसमें इस जासिर अहमद वानी का जो काम था वो कहीं ना कहीं हमलों से पहले ड्रोन के द्वारा हमले करना या फिर रॉकेट लॉन्चर फायर कर निशाना साधने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। और एक दूसरी अहम बड़ी कड़ी जो है वो NIA के हाथ लगी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे यानी कि अब आगे बहुत सारे ऐसे बिल्कुल नाम हैं वो निकलकर सामने आएंगे। मुझे लगता है कि आगे भी तफ्तीश होगी तो ऐसे और भी कई जासिर जो हैं और निकलेंगे, ऐसे कई और लोग जो हैं वो धर दबोचे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, समय इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करना है। अब आपको बताते हैं, देखिए रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर परिसर का दौरा करेंगे और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। आप समझ लीजिए बहुत भव्य होने वाला है वो दिन और उसी की तैयारियों की समीक्षा आवश्यक है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी संपन्न हो जाएगा। इसके बाद मंदिर आम भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अभी तक केवल गर्भगृह और प्रथम तल तक ही भक्तों को प्रवेश मिलता है, लेकिन शिखर, कलश और ध्वजारोहण के बाद पूरे मंदिर परिसर में दर्शन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम में देश विदेश से आने वाले संत, महंत, VVIP और विशेष अतिथियों की संख्या हजारों में होने का अनुमान है। योगी सरकार अतिथि देवो भव की भावना के साथ मेहमानों का भव्य स्वागत सत्कार करेगी। सभी अतिथियों के लिए ठहरने, भोजन और परिवहन की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से तैयारियां हैं और ये दृश्य भी देखिए। थोड़ी देर में आपको और भी हम दृश्य दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, समीक्षा करते हुए CM योगी आदित्यनाथ। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली NCR की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, AQI की बात कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले ही यहां बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुहाल कर दिया है। हवा में घुल रहे PM 2.5 पार्टिकुलेट्स यानी PM 2.5 कणों की वजह से लगभग पूरी NCR का क्षेत्र रेड जोन यानी लाल जोन बन चुका है। कुछ इलाकों में हाल और भी बुरा दिख रहा है। आज सुबह सबसे ज्यादा AQI दिल्ली के बवाना इलाके में दर्ज किया गया। इसके बाद जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो यहां पर 414 और वजीरपुर में 410 AQI था। ये तीनों इलाके गंभीर कैटेगरी को छू रहे हैं, यानी इन क्षेत्रों में चल रही हवा सीधे सेहत को नुकसान पहुंचा रही है और आपके लिए भी बेहद खराब है। इसके उपाय करने क्या है कि भाई कम से कम मास्क लगाना है और बाहर उतना ही जाना है जितना जरूरी हो। अब CPCB मानकों के अनुसार 401 से 500 AQI को बेहद खराब माना जाता है। अगर किसी क्षेत्र में AQI का स्तर 400 से पार जाता है तो वहां रह रहे लोगों की आंखों में जलन होगी, पानी आने लगेगा और आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी। यहां तक कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न महसूस होना, सिर दर्द, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसका जिम्मेदार प्रदूषण है। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली NCR का AQI अगले 6 दिनों तक बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
इसमें तात्कालिक सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि अभी आपको रियायत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन एक बार ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ लीजिए, जो डिटेल्स आपके साथ साझा कर रहे हैं, कहां पर कितना AQI खराब है। जहांगीरपुरी का अगर आप देखेंगे AQI 414, बवाना 419, वजीरपुर 410 यहां पर है, रोहिणी 384 यहां पर पहुंच चुका है। और आप सोचिए कि AQI बद से बदतर हो रहा है। ITO में 327, पंजाबी बाग में 371, फिर 380 चांदनी चौक, आनंद विहार 382 और रोहिणी 384। वजीरपुर में ज्यादा है, बवाना में सबसे ज्यादा है और साथ साथ जहांगीरपुरी में भी काफी ज्यादा 414। चलिए इसी पर और बात करने के लिए, पूरे दिल्ली NCR का हाल जानने के लिए, क्योंकि ना केवल दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हर जगह प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है इस वक्त और प्रदूषण को लेकर कंट्रोल करने के भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अभिषेक, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, नेटवर्क का इशू यहां पर आ रहा है। अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर आप दिल्ली NCR में होंगे तो आंखों में जलन की समस्या यहां पर सभी को हो रही है। और कुछ ऐसा ही नजारा जैसा कि आप अपनी इन तस्वीरों में यानी वीडियो में, विजुअल्स में देख सकते हैं। ये कोहरा नहीं है, ये बिल्कुल कोहरा नहीं है, ये स्थिति है, इसको धुआं आप समझ लीजिए, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है। और वो कण जब आप सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो आपके फेफड़ों तक वो कण पहुंच जाते हैं और वही बेहद घातक होते हैं। इसके उपाय के तौर पे कहा जाता है कि भाई आप कम से कम मास्क लगा के बाहर निकलें। कोई बड़ा मास्क ना भी लगाएं तो एक सिंपल सिंगल प्लाई वाला मास्क जो होता है, आप उसका इस्तेमाल भी अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपकी सांस जो है वो साफ अंदर जाएगी और आप बीमारियों को कम न्योता यहां पर देंगे। लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है और इसको लेकर सरकार की तरफ से प्रयास बिल्कुल किए जा रहे हैं। दिल्ली NCR की अगर बात की जाए, लेकिन ये सुधार हो नहीं पाता है। हर बार, हर साल, अगर आपको याद हो, नवंबर का वो समय, हर बार ऐसी स्थिति बन जाती है। दिल्ली NCR की, गाजियाबाद की, ग्रेटर नोएडा की, पहले आरोप लगाया जाता था कि पराली जलाने से ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार इसकी घटना भी कम हुई, लेकिन ये स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं यहां पर आ रहा। तो प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में, जैसा कि हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो AQI जो है वो दिखाएंगे कि भाई कितना AQI खराब था। सबसे ज्यादा बवाना में AQI जो है वो खराब है। ये देखिए 414 जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए, बवाना में AQI 419 है, वजीरपुर में AQI 410 है, रोहिणी में AQI 384 तक पहुंच चुका है, आनंद विहार में AQI 382 है, चांदनी चौक में AQI 380, पंजाबी बाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए 371 है और ITO में AQI जो है वो 327 है। तो यानी प्रदूषण का स्तर सुधरता हुआ नजर यहां पर नहीं आ रहा। चलिए और जानकारी के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पंडित, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। दिल्ली NCR के बारे में खबरों पर का अपडेट वो रखते हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अगर पूरे NCR की बात की जाए? अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली NCR में जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन ग्राफ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 333 दिनोों से जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार खतरे के निशान पर है और 11 माह बीत चुके हैं। 11 माह से पॉल्यूशन लेवल जो है उसका घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर रहा है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े जो बताते हैं कि वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सांस की और आंखों में जो जलन की दिक्कत से काफी लोग जूझ रहे हैं और लगातार अस्पतालों के लिए रुक कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल जो है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के लिए एक जहरीली हवा जो है वो काफी जो सांस में जो जहर घोल रहा है वो काफी बड़ी बात है। और वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, मगर उसके बावजूद जो है पॉल्यूशन ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए आज गाजियाबाद के पौष इलाकों में, तो जो जनता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पौष इलाकों में उन्होंने यहाँ पर
चलिए, मकान स्थिति खरीद बिल्कुल भी रखे हैं। ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। अभिषेक, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने समझाया कि दिल्ली एनसीआर की जो पॉल्यूशन की समस्या है उससे निजात कैसे नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रयास जारी हैं इसको सुधारने के लिए, लेकिन थोड़ा समय इसमें लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जो कि आईसीटी है, ये बांग्लादेश की है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है। अब उसने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी शेख हसीना को करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में, आप देखिए, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, यानी सजाए मौत सुना दी है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में, यानी पार्ट्स में सुनाया, जो 400 पेजेस में था, 400 पन्नों का फैसला। सोचिए, जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी भी हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है, हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए। ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। हालांकि आपको वो दौर याद होगा, वो बिल्कुल भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं थे। अब ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए गए हैं। जो स्थिति वहां पर थी वो आपने भी देखा, कैसे हथियारों के साथ लैस जो हैं वो कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे थे और वो जो बड़े बड़े आवास थे वहां तक भी पहुंच गए थे। राष्ट्रपति आवास भी आप कह लीजिए, और साथ प्रधानमंत्री की आवास, तो हर जगह तोड़फोड़ जो है उनके द्वारा मचाई गई थी। लेकिन इस पर और जानकारी ले लेते हैं, और शेख हसीना को जिस तरीके से सजाए मौत सुनाई गई है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, इस खबर को कैसे देखा जाए, सजाए मौत सुनाया जाना, अब इसमें क्या उपाय इनके पास हैं? पहली बात तो पहले मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ये फैसला सुनाया जाना, भारत का रिएक्शन भी आया है, आपका क्या टेक रहेगा इस पर संजीव जी? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना के विरुद्ध जो साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है, और ये जो साजिशें हैं वो अभी भी रची जा रही हैं। उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, और अब उनके प्राणों को भी लेने की साजिश रची जा रही है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात को पहले ही स्पष्ट किया कि वो इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के जो वर्डिक्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उसे रिजेक्ट करेंगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि यदि ये कोई इम्पार्शियल इंक्वायरी होती, यदि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अगर कोई ट्रायल करना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश है ये पूरी तरीके से बायस्ड है, पक्षपातपूर्ण है, और उनके खिलाफ की जाने वाली साजिशों का ही हिस्सा है। तो ऐसे में वो इस वर्डिक्ट को बिल्कुल भी जायज है कि स्वीकार नहीं करेंगी, और उनके समर्थक भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक उनके जीवन का प्रश्न है तो वो भारत में है, सुरक्षित है, भारत की वो मित्र रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों ने अपना सुनहरा दौर भी देखा है। और शेख हसीना को तो जब उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की दशकों पहले हत्या कर दी गई थी, उस समय भी भारत ने उनको मदद दी थी। तो भारत की जो मदद है वो उनको लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस पर अपनी राय को रखा। रमन सैनी भी हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, शुरुआत से हम इसको कवर कर रहे हैं, बम धमाके आपने देखा कितने स्थानों पर हुए, फिर कोर्ट का फैसला, कोर्ट में तालियां बजना, अब क्या स्थिति है वहां पर और यहां पर भी कि भाई उनकी जीवन का आगे क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से ये आईसीटी का जो फैसला आया है, जिसमें 400 पेजों के अंदर 6 स्टेज के ऊपर ये फैसला जो है वो सुनाया गया और सीधे तौर पर मानवता के दोषी करार देते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। इस बात को लेकर पहले से ही इस बात का अंदेशा जो है वो शेख हसीना और उनके समर्थक जता रहे थे, क्योंकि जो आईसीटी का गठन हुआ था उसी को लेकर सवाल जो है वो पहले से खड़े किए जा रहे थे। और अब जब ये फैसला सुना दिया गया है तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम सरकार बांग्लादेश पर काबिज है, वो ये चाहती है कि आने वाले दिनों में अगर
चुनाव होते हैं तो उसमें शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट ना कर सके, इसीलिए ये फैसला जो है वो सुनाया गया और शेख हसीना के बांग्लादेश आने के सभी रास्तों को जो है वो बंद करने की कोशिश की गई। कल जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद हमने देखा कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे उतरे। उससे पहले भी जब ये फैसला सुनाया जा रहा था उससे पहले भी जो है काफी संघर्ष जो है वो बांग्लादेश की सड़कों पर, चाहे ढाका हो चाहे उसके आसपास के इलाकों में हो, वहां कई ब्लास्ट होते हुए देखे, कई आगजनी की घटनाएं जो है बिल्कुल। और फैसला कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सीधे तौर पर यूएस और पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इंप्रेसिव होकर ये पूरा फैसला जो है वो देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ जो है एक बड़ी साजिश जो है वो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार ने जो है वो बड़ा षड्यंत्र रमन बिल्कुल अपनाया है और इसमें एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा गया और फैसले के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर भी मौजूद थे, पुलिस तक पर भी हमला किया, वो भी तस्वीरें आजकल वायरल चल रही हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रमन ने बताया कि क्या हाल है बांग्लादेश में और शेख हसीना का भविष्य आगे क्या हो सकता है। हालांकि भारत में वो सुरक्षित हैं, लेकिन वहां की जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपनी अपील करनी है, आपको जो हमने फैसला सुना है उसके विरुद्ध अपनी बात को रखना है तो बांग्लादेश आके अपील करना होगा, बाहर से आप नहीं कर सकते। यानी कि इसे फंसाना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए।